फ्रेंड, वेलकम टू बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट। टुडे एनालिसिस के आज के अंक में हम 27 सितंबर 2023 के प्रमुख समाचारों को एनालिसिस करके विश्लेषित करके अपने यूपीएससी के सिलेबस के लेवल का समझने के लिए कोशिश करते हैं। ठीक है, आज के प्रमुख समाचारों में अगर देखें इम्पॉर्टेंट न्यूज़ में, तो अभी दिल्ली में हो रहा है सम्मेलन जो है इंडो पैसिफिक आर्मी चीफ कॉन्फ्रेंस। तो उस वजह से इंडो पैसिफिक क्षेत्र महत्वपूर्ण हो गया है। आप लोग अगर कनाडा और भारत कनाडा के मुद्दे को भी देख रहे होंगे तो बार बार अमेरिका भी कह रहा होगा, बार बार कनाडा भी कह रहा होगा कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका के कारण हम नहीं चाहते कि भारत के साथ हमारे संबंध खराब हो। ठीक है, तो ये इंडो पैसिफिक क्षेत्र क्या है इसको समझने की कोशिश करेंगे, है ना। इस जो इंडो पैसिफिक आर्मी चीफ कॉन्फ्रेंस में क्या क्या बातें कहेगी, थोड़ा सा इसको भी समझेंगे और फिर हम डिटेल में इंडो पैसिफिक फोरम को समझेंगे। ठीक है, इंडो पैसिफिक रीजन या क्षेत्र को समझेंगे। दूसरा है एक लैंसेट पत्रिका होती है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उसने एक अपना रिपोर्ट प्रकाशित किया है, वीमेन पावर एंड कैंसर, महिला शक्ति और कैंसर। इसको भारत में जो महिलाओं में कैंसर की स्थिति पर उसने पूरी रिपोर्ट अध्ययन किया है और उसने बताया है कि अगर महिलाओं स्वास्थ्य जो कैंसर की जो चिकित्सा है या स्वास्थ्य को लेकर जो महिला व्यवस्था है, अगर उसमें महिलाओं के साथ जो सामाजिक आधार पे जो भेदभाव अगर न हो और उनके स्वास्थ्य को भी उतना महत्व दिया जाए जितना पुरुषों को, तो तकरीबन भारत में जितनी भी मौत होती है कैंसर से महिलाओं की, उसके 63-65% महिलाओं को बचाया जा सके। और ये संख्या जब आप संख्या में जब इसे बदलते हैं तो ये लगभग 69 लाख हो जाता है। यानी 69 लाख महिलाएं सिर्फ इसलिए कह सकते हैं कि अनावश्यक बिना किसी कारण के जो है शिकार हो जाती है, वो स्वास्थ्य क्षेत्र में जो लैंगिक भेद है जो कि कैंसर जैसी बीमारियों के क्षेत्र में भी दिखाई देता है। तो क्या कैसे कहा है उसको हम देखेंगे, केस स्टडी के माध्यम से ये बात समझाई गई है। ठीक है, जहाँ तीसरी बात है, आप लोगों को ये पता होगा कि जैसे जैसे अब सितंबर बीतने वाला है, अक्टूबर आने वाला है, दिल्ली वालों की जो है, दिल्ली एनसीआर वालों की सांस फूलनी शुरू हो जाती है। उसके पीछे वजह होता है कि पंजाब और जो हरियाणा के आसपास, खासतौर से पंजाब में धान का कटाई शुरू होने लगता है और उसके बाद वहाँ के किसान पराली जलाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो एक बहुत बड़ी समस्या है, पर्यावरण की समस्या है, उसमें कृषि क्षेत्र की समस्या से जोड़ दीजिए। तो उसके लिए एक कमेटी बनी हुई है, CAQM, कमीशन ऑन एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, वायु गुणवत्ता प्रबंधन प्राधिकरण बना है NCR के लिए। उसमें पंजाब सरकार ने पूरे राज्यवार या जिलावार अपनी कार्य योजना वर्किंग बताया है कि कैसे इसको कम करेगा। और उसने उसमें बताया है कि हम पंजाब में होने वाले जो प्रदूषण है पराली से, उसमें 50% तक की कटौती कर लेंगे, ऐसा उसने प्लान बना रखा है। ठीक है, तो हालांकि ये बहुत ज़्यादा नहीं है, आप कहो कि यार बिल्कुल ख़त्म हो जाए, लेकिन एक ठीक है, एक सराहनीय प्रयास है कि कम से कम काफ़ी कुछ उससे जो है हमें राहत मिलेगी। ठीक है, चलिए अब आगे इसको देखते हैं। इंडो पैसिफिक क्षेत्र, देखिए ये सम्मेलन हो रहा है, ये भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं और ये हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और ये अमेरिका के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। तो यह है चर्चा में इसलिए हुआ क्योंकि बता रहे हैं कि अभी कनाडा भारत का मुद्दा हुआ था, तब भी चर्चा में हुआ था, या G20 का सम्मेलन हो रहा था, या आप किसी भी महत्वपूर्ण वैश्विक परिदृश्य में देख बात करें जहाँ पे जो प्रमुख शक्तिशाली शक्तियाँ रहती हों या जो भी एक डिप्लोमेटिक चर्चा का केंद्र हो, उसमें इंडो पैसिफिक क्षेत्र एक आम बात है। इंडो माने हिंद महासागर और पैसिफिक मतलब प्रशांत महासागर। उसमें ये बात है कि हिंद प्रशांत महासागर एक ऐसा क्षेत्र है जिनके हित आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और जो समय के साथ इस समय सबसे और आगे भी सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र होता जाएगा। ठीक है, तो चर्चा में क्यों है, क्योंकि अभी 13वां इंडो पैसिफिक आर्मी चीफ कॉन्फ्रेंस हो रहा है जो थल सेना के प्रमुखों का, और उसमें बहुत लगभग 30 देश हैं। अभी भारत में पहला सम्मेलन हो रहा है, भारत और अमेरिका के ज्वाइंट
उसमें अध्यक्षता में, चेयरमैनशिप में। इसका जो उद्देश्य है वो है कि जो इस क्षेत्र में काम करने वाले थल सेनाएं हैं वो आपस में एक दूसरे की जो इस क्षेत्र की चुनौतियां हैं, जो इस क्षेत्र के स्ट्रेटेजिक पॉइंट है उसको समझें और आपस में मिलजुल के काम करें। ठीक है, उसी के साथ साथ अब चूंकि इंडो पैसिफिक क्षेत्र महत्वपूर्ण है तो हम इसमें समझेंगे कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र की अवधारणा क्या है, इसके तत्व क्या हैं और इसका सबसे महत्वपूर्ण कि इसका महत्व क्यों दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। ठीक है, जैसे कि अगर हम इसके महत्व को इसके महत्व को देखें तो इसमें हम पाएंगे कि जो दुनिया के जो टॉप 5 इकॉनमी है, कुछ आंकड़े बताता हूँ। टॉप 5 इकॉनमी है यूएस, चीन, जापान, जर्मनी और भारत। जर्मनी छोड़ दो, यूरोप का है, तो बाकी टॉप 5 के टॉप 4 इकॉनमी इसी क्षेत्र विशेष में रहते हैं। दुनिया की शक्तिशाली सेनाओं, नौसेनाओं, वायुसेनाओं, जो भी आप गिन लीजिए, वो सब कहीं ना कहीं इसी क्षेत्र में हैं। दुनिया की सबसे बड़ी जो कह सकते हो पावर हाउस वो है, और जो आगे जिसको बनने की संभावना उसके विकल्प के रूप में वो भारत यहाँ पे है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यह क्षेत्र अपने महत्व को दर्शाता है, इसीलिए ये क्षेत्र आज के समय में किसी भी डिप्लोमेटिक चर्चा पर चर्चा का बिंदु है। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम एक एक करके समझते हैं। चर्चा में क्यों है, ये फिर वही बात है कि चर्चा में क्यों है, क्योंकि 13वां भारत में 13 इंडो पैसिफिक आर्मी चीफ कॉन्फ्रेंस हो रहा है और इसमें बहुत विभिन्न देशों के जो है खासतौर से अमेरिका और उसके सहयोगी देश। ठीक है, आप कह सकते हैं सर इसमें चीन भी शामिल है, तो नहीं, अमेरिका और उसके सहयोगी देश के तकरीबन 30 देशों के सेनाध्यक्ष इसमें या उप सेनाध्यक्ष इसमें शामिल हुए हैं। 20 देशों के तो जनरल्स या सेनाध्यक्ष इसमें आए हैं और बाकी 30 देश इसमें शामिल हैं। आप सोचिए कि भारत कनाडा के साथ इतना कटुता चल रही है, इतनी वो स्थिति है, लेकिन कनाडा का डिप्टी चीफ जो था वो आया है, वो कहा कि वो डिप्लोमेटिक चीज़ें अलग होती है लेकिन इंडो पैसिफिक क्षेत्र की सुरक्षा की चीज़ें अलग होती हैं। ठीक है, ये बताता है कि कैसे ये क्षेत्र हमारे लिए महत्वपूर्ण है, हमारे मतलब इस क्षेत्र के लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए, अब अगर हम इसको समझें कि इस जो हो रहा है इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है मुख्य रूप से भारत प्रशांत क्षेत्र या हिंद प्रशांत क्षेत्र में सेना प्रमुखों और थल सेना के वरिष्ठ अधिकारियों को सुरक्षा और समसामयिक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करना है। और इस क्षेत्र की जो भी चुनौतियां हैं, खासतौर से उन देशों द्वारा जो व्यवस्था में खुलापन चाहते हैं, इंडो पैसिफिक क्षेत्र के एकाधिकार की बात नहीं करते हैं, ओपन मार्केट रूट की बात करते हैं, ओपन मैरीटाइम रूट की बात, मैरीटाइम मतलब समुद्री रूट की बात या व्यापार की बात करते हैं, उन सारे देशों ने का ये अभी जो सम्मेलन हो रहा है। ठीक है, इसमें क्या क्या बातें कही गई उसके पहले जो है समझ लेते हैं कि इंडो पैसिफिक एक आपके दिमाग में चल रहा होगा, उसको अभी डिटेल में करेंगे, लेकिन जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र है ना, उसको जैसे आप सुनते होंगे कि जो है एक सम्मेलन होता है कि जैसे ग्लोबल साउथ आप सुन रहे थे, है ना, बहुत ग्लोबल साउथ बहुत चर्चा किए। कई बार कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो जियोपॉलिटिक्स से जुड़ी होती हैं, लेकिन वो मैप पे जब जाएंगे ना तो एग्जैक्ट वो मैप का अनुसरण नहीं करती हैं। जैसे इंडो पैसिफिक क्षेत्र है, अगर आप इसको अगर लिटरली ले तो हिंद महासागर का पूरा क्षेत्र और पूरा प्रशांत महासागर का क्षेत्र। ठीक है, लेकिन ये मोटे तौर पे जो अवधारणा है, जो बातें इंडो पैसिफिक कही गई है, ये कोई भौगोलिक वो नहीं है, ये एक तरह से एक कह सकते हैं कि एक कॉन्सेप्ट है जिसमें प्रशांत महासागर के कुछ लाइक माइंडेड देशों के या हिंद महासागर के जो महत्वपूर्ण देश हैं, इनके हित आपस में जुड़े हुए हैं, इनके आर्थिक हित, इनके रणनीतिक हित, इनके जो है जियोपॉलिटिकल हित आपस में या सुरक्षा के हित, ये सारे हित आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इसलिए ये अवधारणा आप ये नहीं, क्योंकि आप फिर इसमें होगा कि इसमें चीन क्यों नहीं है या वो नहीं है। देखिए, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन भी है, वो भी अपना काम कर रहा है एक बड़े क्षेत्र के रूप में, लेकिन जो ये सम्मेलन हो रहा है इस सम्मेलन में नहीं है। ठीक है, इसमें आप ये समझ सकते हैं कि जिन इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत खेलने की बात कर रहा हो, प्ले ग्राउंड बहुत है, लेकिन चीन जो है विपक्षी पार्टी के साथ है और भारत जो है वो दूसरी पार्टी के साथ है। ठीक है, तो भारत जो और बाकी चीन क्या है,
क्योंकि चीन जो है ज़्यादातर देशों से, इन देशों के साथ चीन का क्या है, विवाद चल रहा है, ठीक है। और जो भारत है, जो अमेरिका है, जो जापान है, जो दक्षिण कोरिया है, जो ऑस्ट्रेलिया है, ये आप 4-5-6 देश जो हैं, दक्षिण कोरिया को छोड़ के जो 4 देश है, वो क्वाड के रूप में चीन के हिजमोनी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो इस संदर्भ में ये सम्मेलन हो रहा है। बाकी सारे देश इन्हीं देशों के जो है छत्र छाया और इन्हीं देशों के प्रभाव में हैं, ठीक है। चलिए, इसमें सम्मेलन में क्या क्या कहा गया, इसको समझने की बात है। देखिए, ये जो उद्घाटन हो रहा था, तो उसमें हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो है, उसमें सम्मेलन को पहले संबोधित किए, तो उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र सिर्फ मैरीटाइम अवधारणा नहीं है, क्योंकि प्रशांत महासागर है, वो भी एक सागर है, महासागर है, और हिंद भी महासागर है। तो सिर्फ इसे महासागर या मैरीटाइम सिक्योरिटी या नौसेना की सुरक्षा से इसको जोड़ने की ज़रूरत को केवल समझना हो तो हम नहीं समझ सकते हैं। इसको पूरी तरह से समझने के लिए समझना होगा कि ये मैरीटाइम सिक्योरिटी से बड़ी अवधारणा है। यह सुरक्षाओं के कई सारी सुरक्षाओं का जो कॉम्प्लेक्स है, उसका एक जो है कॉम्प्लेक्स वेब है। विभिन्न सारी सुरक्षा चुनौतियों का एक कॉम्प्लेक्स वेब है, ठीक है। यानी सुरक्षा चुनौतियों का एक जटिल जाल है, ठीक है। देखिए, सुरक्षा चुनौतियों का एक जटिल जाल कहते हैं, ठीक है। और भारत इस क्षेत्र में के साझा सुरक्षा, समृद्धि की खोज और स्वतंत्र, खुले, समावेशी और नियम आधारित इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए अपने रुख को दोहराता है। यानी भारत ये मानता है कि यह क्षेत्र सिर्फ मैरीटाइम सिक्योरिटी से बड़ा है और यह क्षेत्र में अनेक सुरक्षा चुनौतियां हैं जो आपस में जुड़ी हुई हैं, और भारत इस क्षेत्र यानी पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र को स्वतंत्र, खुला और पीसफुल आधार पे आगे बढ़ाने की जो बात है उससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसी के साथ साथ यानी हमारी चुनौतियां क्या है, सिक्योरिटी कई सारी और बहुत सारी हैं, अभी उसके बारे में चर्चा होगी आगे। देखिए, इसी में उन्होंने कहा कि सुरक्षा चुनौतियां और वो सब चीज़ तो ठीक है, साथ ही साथ हमें मानवीय सहायता और डिजास्टर राहत इस क्षेत्र में जो हो रहा है, ह्यूमन असिस्टेंट एंड डिजास्टर रिलीफ, क्योंकि उनका मानना है कि जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र के बहुत सारे जो द्वीपीय देश हैं ना, उनके ऊपर अस्तित्व का संकट खड़ा हो गया है। तो हमें अपनी जो सुरक्षा और स्ट्रेटेजिक और जियोपॉलिटिक्स जो चीज़ें देख रहे हैं, उनके साथ साथ हमें आपदा राहत और मानवीय सहायता के पहलू को भी समझना होगा, क्योंकि कई सारे देशों के लिए तो प्राकृतिक आपदाएं ही उनके लिए अस्तित्व का संकट पैदा किए हुई हैं, ठीक है। तो ये मोटे मोटे उन्होंने समझाया। जहाँ तक सुरक्षा से जुड़ी हुई चुनौतियों की बात है, तो हमारे जनरल मनोज पांडे जी ने बताया कि इस क्षेत्र की जो सुरक्षा चुनौतियां हैं वो सिर्फ मैरीटाइम सिक्योरिटी से थोड़ी बड़ी है। इसमें थल सेना के लिए भी है, क्योंकि कई सारे देश भूमि क्षेत्र पर अधिग्रहण की बात कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने चीन का नाम नहीं लिया, लेकिन भूमि क्षेत्र पर अधिग्रहण की बात कर रहे हैं, कई सारे द्वीपों पर कब्जे की बात कर रहे हैं, अपने अधिकार होने का दावा कर रहे हैं, समुद्र में कई सारे आर्टिफिशियल द्वीप बना रहे हैं। अब वो नाम नहीं ले रहे हैं चीन का, लेकिन बना तो चीन ही रहा है, ठीक है। और इस तरह की चीज़ें हो रही है जो पूरे सागर में, जैसे दक्षिणी चीन सागर को चीन अपना मानता है, उसके आसपास के कई देशों के साथ जो है उसके कटुतापूर्ण संबंध है। जैसे जब वो पूरे दक्षिणी चीन सागर को अपना मानता है, तो फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनई के साथ उसके जो है टकराव होते रहते हैं। अभी एक उसने जाल डाला है, उसको जाके जो है वियतनाम ने काट दिया है, तो वहाँ पे अपना टसल चल रहा है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वो सारी चुनौतियाँ हैं जिसमें कहीं ना कहीं चीन एक महत्वपूर्ण भूमिका है, वो अगर सिक्योरिटी दृष्टि से देखा जाए तो। इसके अतिरिक्त जो समुद्री डकैती है, क्योंकि हिंद महासागर और इधर अरब सागर में समुद्री डकैती अब खैर उतना नहीं रह गया, फिर भी वो एक समस्या है उसका, क्योंकि समुद्री डकैती जब हो रही थी तो उसके नाम पे कई सारे देशों को अपनी मैरीटाइम सिक्योरिटी के साथ नौसेना को जो ओपन सी में है उसमें आने की इजाज़त थी। तो चीन आदि जैसे देश इसकी वजह से हिंद महासागर के देशों में अपनी पहुंच, अपनी मैरीटाइम सिक्योरिटी की, कि हम अपने जो है जहाज रानी है, जो हमारा परिवहन है, समुद्री परिवहन, उसकी सुरक्षा के लिए हम यहाँ पे हैं, उससे जो है भारत या अन्य देशों की जो है जो सिक्योरिटी है उसको थ्रेट मिलता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये जो समुद्री डकैती का मुद्दा है वो भले अब न सुनाई दे रहा हो, लेकिन उसके कारण उसका लाभ लेकर या उस तरह की चुनौतियों की अभी भी हमें सामना करना पड़ सकता है। इसी तरह की बात उन्होंने कहा
आपदा राहत के लिए लेकर, क्योंकि रक्षा मंत्री जी पहले ही बता चुके हैं कि निश्चित रूप से हमें सिक्योरिटी पर ध्यान देना होगा, तो हमें आपदाओं पर भी इस क्षेत्र में ध्यान देना होगा। कई सारा कोई एक देश है जो दूसरे देश को नाप की बम से उड़ाने की बात करता है, नॉर्थ कोरिया, नाम नहीं लिया गया। तो कई सारे ऐसे हैं जो एग्जिस्टेंस के क्राइसिस पे हो रहे हैं कि वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का बार बार प्रयोग करने का धमकी दिया जाता है, ठीक है। और जो आर्थिक और व्यापार की सुरक्षा की बात है वो तो अलग है। ये सिक्योरिटी के इतनी सारे पहलू आते हैं। जब अमेरिका के भी इसमें, चूंकि अमेरिका भी शहर अध्यक्ष है, उसको बात आई तो उसने एक बात कही कि जब उससे पूछा गया कि उनसे कि यूक्रेन युद्ध से आपने क्या सीखा, तो वहाँ के जनरल ने कहा कि यूक्रेन युद्ध से हमने सीखा कि हमें सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग और साथियों की आवश्यकता है। आज ऐसी चुनौतियां कि बिना सहयोग और साथियों के कोई भी देश सक्सेस नहीं कर सकता है, खासतौर से इतने बड़े क्षेत्र में। उसीलिए इस क्षेत्र जो ये लोग थे पूरे इस क्षेत्र के, जो ज़्यादातर लाइक माइंडेड लोग हैं, जो चाहते हैं कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र एक खुला क्षेत्र रहे, उनका मानना है कि इस देश के जो भी तटीय देश हैं उनका आर्थिक, स्ट्रैटेजिक यानी जो रणनीतिक या जो जियोपॉलिटिकल हित है वो सब आपस में जुड़ा हुआ है, और साझा प्रयास के द्वारा ही इस क्षेत्र का हम विकास कर सकते हैं। ठीक है, ये रहा इसमें कही गई जो इंडो पैसिफिक आर्मी चीफ कॉन्फ्रेंस हो रही है, इसमें कही गई मुख्य बातें। बाकी चर्चा पर चर्चा होकर जो निकलेगी वो निकलेगी, लेकिन जो मोटी मोटी बातें वो पहले कह दी जाती हैं। जो बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस होते हैं ना, जो मुख्य बातें होती हैं वो पता ही रहती है, बाद में उसमें चर्चा पर चर्चा करके उसको और चीज़ किया जाता है, क्योंकि पहले ही सारी चीज़ें चर्चा हो चुकी रहती है। ठीक है, लाइव चर्चा नहीं होती है। तो अब हमें अगला समझना है कि ये क्षेत्र है क्या। ये क्षेत्र, जैसे मैंने कहा कि एक भौगोलिक अवधारणा से तो जुड़ा हुआ है ही है, लेकिन यह एक रणनीतिक और भू राजनीतिक क्षेत्र है, जिसमें भौगोलिक प्लस राजनीतिक या स्ट्रैटेजिक पहलू या सुरक्षा पहलू महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे देखिए, यह विशाल समुद्री क्षेत्र को संदर्भित करता है, जो कि इस क्षेत्र में कौन कौन से हैं। अगर हिंद महासागर के क्षेत्र की बात किया जाए तो इसमें हिंद महासागर, प्रशांत महासागर का पश्चिमी और मध्य भाग, दक्षिणी भाग नहीं। जैसे अगर प्रशांत पूरा होता तो पूरा मानोगे, लेकिन जो क्षेत्र हमारे भू राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है या जिस क्षेत्र की हम बात करते हैं या जो शक्तियां इसमें एक्टिव हैं, वह हिंद महासागर और प्रशांत महासागर का पश्चिमी और मध्य प्रशांत महासागर भाग ही इसमें शामिल है। ठीक है, ये क्षेत्रों को मिला के इसमें ये एक कह सकते हो जियो पॉलिटिकल या भू राजनीतिक अवधारणा है। इस अवधारणा की मान्यता धीरे धीरे बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि इस क्षेत्र की मान्यता ये है, जो महत्वपूर्ण है, इस क्षेत्र की मान्यता है कि एक हिस्से में विकास से पूरे क्षेत्र पर दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। यानी कोई भी डेवलपमेंट अगर एक क्षेत्र में हो रहा है, सकारात्मक या नकारात्मक, उसका प्रभाव दुनिया जो इन क्षेत्र के अन्य हिस्सों में भी पड़ेगा। अगर हिंद महासागर में डेवलपमेंट अच्छा हो रहा है, अच्छा विकास हो रहा है, विकास का मतलब डेवलपमेंट मतलब अच्छा ही नहीं, अगर कोई युद्ध हो रहा है तो उसका प्रभाव भी दूसरे हिंद प्रशांत क्षेत्र पर पड़ेगा, और प्रशांत क्षेत्र में अगर कोई दिक्कत हो रही है तो उसका प्रभाव हिंद महासागर के क्षेत्रों पर पड़ेगा, क्योंकि दोनों के हित आपस में जुड़ गए हैं। कौन कौन से हित जुड़ गए हैं? आर्थिक हित जुड़ गए हैं, भू राजनीतिक हित जुड़ गए हैं, स्ट्रैटेजिक सुरक्षा के हित जुड़ गए हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप अब देखेंगे, ये वैश्वीकरण का प्रभाव कह सकते हैं कि इस क्षेत्र के जो बहुत ढेर सारे जो प्रमुख देश हैं, उनका आपस में जो है ना बड़ा क्लोज रिलेशन हो गया है। अब वो सकारात्मक या नकारात्मक दोनों हो सकता है। जैसे चीन जो है वो अमेरिका का कह सकते हैं सबसे बड़ा भागीदार है, और जो चीन है वो भारत का सबसे बड़ा भागीदार है। अमेरिका भारत के भी बहुत तेजी से व्यापार संबंध बढ़ रहे हैं। ठीक है, अमेरिका जापान के भी बहुत तेजी से संबंध बढ़ रहे हैं या अच्छा खासा व्यापार का होता है। तो कहीं एक देश की अगर कोई चुनौती आती है तो उसका प्रभाव दूसरे क्षेत्र में जरूर पड़ेगा। ये बात इसकी जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र की अवधारणा है उसके केंद्र में है कि ये भू राजनीतिक अवधारणा है, और हिंद क्षेत्र में कोई समस्या आती है या कोई अच्छा विकास होता है या समस्या आती है तो प्रशांत क्षेत्र अछूता नहीं रहेगा। ये बताता है कि कहीं ना कहीं ये क्षेत्र के आपस में हित जुड़े हुए हैं। डूबेंगे तो सनम साथ ही साथ, या तो डूबेंगे तो साथ में या उबरेंगे तो साथ में।
ठीक है। इसलिए इस क्षेत्र के देशों को अगर मतलब अगर भू राजनीतिक दृष्टि से समझदारी है तो आपस में सहयोग करना उनकी मजबूरी है। यही अवधारणा उनको प्रेरित करती है कि आप अपने इन क्षेत्र के देशों में सहयोग करो। यही प्रेरित कर रही है। कनाडा इतना पुराना सहयोगी होने के बावजूद भी यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए ने तो चलो थोड़ा बोल भी दिया दबाव पड़ने, क्योंकि उन दोनों के बीच बहुत करीबी संबंध है, आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। लेकिन जैसे ऑस्ट्रेलिया हुआ, उसने बिल्कुल नहीं बोला, और जापान, उसने बिल्कुल नहीं बोला। सारे प्रयास करने के बावजूद ये लोगों ने नहीं बोला, ठीक है। यूके ने नहीं बोला, तो कहीं ना कहीं क्यों? क्योंकि ये हिंद महासागर क्षेत्र है। ये दोनों में पता है कि इन छोटी छोटी चीज़ों से हम बड़ी समस्याओं से हम मुकाबला नहीं कर पाएंगे। इसलिए वो भारत के भी महत्व को और हिंद महासागर के भी महत्व को और हमारे लिए प्रशांत महासागर के भी महत्व को रखता है, ठीक है। भारत का जो लुक ईस्ट पॉलिसी है वो धीरे धीरे प्रशांत महासागर की तरफ फैलता जा रहा है, ठीक है ना। अब इसके अगर हम थोड़ा सा समझें कि हिंद महासागर क्षेत्र के प्रमुख घटक क्या क्या शामिल है, यानी भौगोलिक दृष्टि से या इसमें क्या क्या है, तो देखिएगा तो इसमें पहले आएगा हिंद महासागर। हिंद महासागर, उसके तटीय देश जैसे भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, है ना, और कुछ खाड़ी के देश, ये सारे देश इसमें आते हैं। कुछ और ये साउथ एशियन कंट्रीज़, जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्री जिसे आसियान कंट्री बोलते हैं या एशियाई टाइगर्स बोलते हैं। कुछ लोग ऑस्ट्रेलिया को इसमें मानते हैं, कुछ लोग ओशिनिया में मानते हैं, ठीक है। तो ये प्रमुख देश हैं जो इसमें एक्टिव एक्टर हैं, एक्टिव भूमिका निभाते हैं। इसके बाद आता है प्रशांत महासागर का क्षेत्र। प्रशांत महासागर का जो पश्चिमी और मध्य भाग हिस्सा है, जैसे इसमें आपका अमेरिका है, इसमें आपका चीन है। चीन हमारी तरफ नहीं है लेकिन वो महत्वपूर्ण भूमिका है। चीन है, जापान है, दक्षिण कोरिया है, ठीक है, कनाडा भी है ऑफकोर्स। ये सारे देश जो है आपस में इस क्षेत्र में अपनी भूमिका निभाते हैं, ठीक है। और इसी से, हालांकि वो प्रशांत महासागर का ही हिस्सा है, दक्षिणी चीन सागर या उसको हिंद महासागर का, लेकिन वो एक अलग क्षेत्र मान लो तो, क्योंकि वो भू राजनीतिक दृष्टि से अवधारणा, ये जोग्राफिकल अवधारणा नहीं है, भू राजनीतिक दृष्टि से इसको देखा जाए तो दक्षिणी चीन सागर इस यहाँ का सबसे हॉट कह सकते हो क्षेत्र है, सबसे हॉट। वहाँ पे एक ज़्यादा चिंता की बात है, क्योंकि एक चीन ने, इस क्षेत्र की बहुत बड़ी शक्ति चीन ने उस पूरे क्षेत्र पर अपना दावा किया है, जिसके कारण ताइवान का उससे संबंध है, जो ताइवान का, हांगकांग का, फिलीपींस का, वियतनाम का, मलेशिया का, ब्रुनेई का, इन सारे देशों के उस वजह से कभी कभी जापान से भी उसका क्या हो जाता है, जबकि जापान ऊपर है, जबकि उसका उसी क्षेत्र के आसपास उसका क्या होता है, समस्या हो जाती है। भारत का भी हो जाता है। आप पूछेंगे सर भारत का क्यों? क्योंकि भारत ने फिलीपींस के साथ, वियतनाम के साथ, खासतौर से फिलीपींस के साथ हमने वहाँ पे कई सारे एक्सप्लोरेशन का होकर प्रोजेक्ट चला रखा है, तो हमें उसकी सुरक्षा के लिए हमारी नौसेना को वहाँ जाना पड़ता है, तो उसका हमारे चीन को लेकर तानातानी। और बाकी अमेरिका की तो पूरी प्रेजेंस होती ही है। अमेरिका ने वहाँ के कई सारे देशों की सुरक्षा की जिम्मेदारी ले चुकी है, तो ये कहीं ना कहीं ये महत्वपूर्ण क्षेत्र है। दक्षिण पूर्व एशिया, जो आसियान कंट्रीज़ हैं, और ओशिनिया, जो दक्षिण प्रशांत महासागर के कई सारे द्वीप हैं, और ऑस्ट्रेलिया उसमें शामिल है। कुछ लोग ऑस्ट्रेलिया को एशिया में हिंद महासागर में मानते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो है वहाँ के कंपोनेंट हैं, यही सारे, इन्हीं में करीब 30-40 सेक्टर हैं जो आपस में मिलके एक दूसरे से क्या करते रहते हैं, इन लोगों के संबंधों का एक दूसरे पर क्या होता है, प्रभाव पड़ता है। ऐसा हो ही नहीं सकता जैसे कि इस क्षेत्र के कोई देश जो है किसी और देश के साथ अगर उसका संबंध खराब हो रहा हो तो बाकी सारे देशों के साथ उसका प्रभाव ना पड़े। ये इतने इंटरकनेक्टेड, इंटरडिपेंडेंट हो गए हैं जियोपॉलिटिक्स के कारण, ठीक है। महत्व क्यों बढ़ रहा है? अगला प्रश्न है कि इसका महत्व जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसका महत्व क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि यह क्षेत्र आर्थिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि इस क्षेत्र में दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं। भारत है, चीन है, ऑस्ट्रेलिया है। दुनिया की 5, मैंने बताया ना, जैसे दुनिया की 5 सुपर जो इकोनॉमिक पावर उसकी 4 इस क्षेत्र में हैं। अमेरिका है, चीन है, जापान है, भारत है, ठीक है। टॉप 5 के टॉप 4 तो इसी में हैं, एक खाली जर्मनी को निकाल दिया जाए तो बाकी इसी में हैं। और अगर देखा जाए
तो ये क्षेत्र जो है वैश्विक व्यापार का प्रमुख केंद्र है। और एक मलक्का का मलक्का स्ट्रेट जो है वो कहीं ना कहीं वो हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के जो व्यापारिक क्षेत्र है उसको जोड़ता है, और उससे होके बहुत बड़ा व्यापारिक रास्ता जैसे चीन का भी निकलता है, भारत का भी जाता है। उधर अगर उस क्षेत्र में भारत को जाना होगा तो जाएगा, लेकिन चीन का तो आता ही इधर। तो कहीं ना कहीं मलक्का स्ट्रेट इस क्षेत्र के लिए और बाकी इसका पूरा समुद्री क्षेत्र और पूरा इस क्षेत्र ही आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इसके लिए कई सारे आर्थिक पहल किए गए हैं, उसको भी नीचे देखते हैं। भू राजनीतिक महत्व, इसी क्षेत्र में चीन है, इसी क्षेत्र में अमेरिका है, इसी क्षेत्र में रूस भी है, इसी क्षेत्र में भारत भी है, इसी क्षेत्र में जापान भी है, इसी क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया भी है। और इनके आपस में किसी के भी एक दूसरे के साथ संबंध खराब होते हैं तो पूरे क्षेत्र पर इसका प्रभाव पड़ता है। तो इसका महत्व धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, क्योंकि प्रमुख महाशक्तियां तो इसी क्षेत्र में हैं। सुरक्षा संबंधी चिंताएं, क्षेत्रीय विवाद है ही है, और सबसे प्रमुख तो उसमें दक्षिण चीन सागर का आपने देख ही लिया है। चीन नए नए द्वीप बना रहा है, जिसकी बात हमारे जनरल मनोज पांडे जी ने भी कही कि वो नए नए आर्टिफिशियल द्वीप बना के उस पर अपना कब्जा और उसके आधार पे वो अपना पूरे क्षेत्र पे दावा करने की बात कर रहा है। समुद्री क्षेत्र में तनाव है ही है, समुद्री डकैती और सामूहिक विनाश के हथियार, ये आपका जो दक्षिण कोरिया है, साउथ कोरिया है, नॉर्थ कोरिया, वो कहता ही रहता है दक्षिण कोरिया को ख़त्म कर देंगे, जापान को ख़त्म कर देंगे, है ना। तो ये कहीं ना कहीं ये क्षेत्र सुरक्षा संबंधी चिंताओं का भी प्रमुख केंद्र है। और साथ ही साथ प्राकृतिक आपदाएं, डिजास्टर, ग्लोबल जलवायु बदलने के कारण जो ओशिनिया क्षेत्र के जो छोटे छोटे द्वीप हैं उनके लिए एग्जिस्टेंस का खतरा बना हुआ है। ठीक है, तो दक्षिणी चीन सागर और जो जलवायु परिवर्तन है वो इस क्षेत्र को प्रमुख सुरक्षा चिंताओं के रूप में महत्वपूर्ण बना रहे हैं, है ना, हॉट स्पॉट बना रहे हैं। एक पर्यावरण का मुद्दा लेकर वो आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन का भी मुद्दा है कि उन देशों को, और दूसरा दक्षिणी चीन सागर की वजह से जो सुरक्षा संबंधी चुनौतियां उत्पन्न हो गई हैं। और इस क्षेत्र में कई सारे क्षेत्रीय संगठन भी हैं, जैसे आसियान देशों का समूह है, जैसे इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन भी इसी हिंद महासागर तटीय क्षेत्र जो भारत के नेतृत्व में बना हुआ है वो भी है इसी क्षेत्र में। इसी क्षेत्र में इंडो पैसिफिक क्षेत्र में ही क्वाड बना है। आप अगर मैप पे देखें तो एक तरफ जापान है, दूसरी तरफ अमेरिका है, इधर भारत है और उधर ऑस्ट्रेलिया है। पूरा एक चौकोर क्वाड्रिलेटरल के रूप में बना है। वो एक जो है कहीं ना कहीं सुरक्षा और उस क्षेत्र को लेकर बना हुआ एक प्रमुख संगठन है। ठीक है, जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र के खुलेपन को और इस तरह की जो है जो यूनिवर्सली अपने क्षेत्र विशेष पे दावा करने की बात कर रहा है उसके विरुद्ध में चीन जो कहता है कि वो उसके विरुद्ध में है। ठीक है, महत्वपूर्ण आर्थिक पहलुओं की भी शुरुआत हुई है। जैसे चीन ने 2013 के बाद से ही बेल्ट रोड इनिशिएटिव भी इस क्षेत्र में शुरू कर दिया है, जो एशिया इस क्षेत्र से बाहर एशिया और अफ्रीका तक और कहाँ यूरोप तक जाने की बात है ना। अमेरिका ने भी इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम शुरू किया है, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम फॉर प्रॉस्पेक्टिव, जिसके 4 पिलर हैं, ट्रेड, रिसाइलेंस, ट्रेड, सस्टेनेबल इकोनॉमी, रिसाइलेंट इकोनॉमी, है ना। ये सारी चीज़ें हैं जो इन पूरी क्षेत्रों को कहीं ना कहीं आर्थिक पहले भी इस क्षेत्र में शामिल है, जो ये कहीं ना कहीं बताती हैं कि इस क्षेत्र में जो है इंडो पैसिफिक क्षेत्र क्यों महत्वपूर्ण होता जा रहा है। अगला न्यूज़ देखते हैं। अगला न्यूज़ जो है वह है कि भारत में महिलाओं की 63% से अधिक कैंसर से होने वाली मौतों को रोका जा सकता है। लैंसेट आयोग की रिपोर्ट है, और ये जो बताती है कि देखिए आपका जो स्वास्थ्य का और शिक्षा का मुद्दा है ना, ये आपके न फर्स्ट टॉपिक में है न थर्ड में है, जिसमें साइंस टेक को आपको लगता होगा ये है किसमें, आपके पेपर 2 में है, सोशल जस्टिस वाले मुद्दे में है। डिलीवरी सिस्टम वाला जो मुद्दा है कहीं एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा हुआ मुद्दा है। ये बात ये रिपोर्ट बताती है अध्ययन, इसमें एक महिला का बताया गया है अध्ययन करके, और भी बहुत सारे लैंसेट ने किया है। वो मुंबई की एक महिला नाला सोपारा की बताया गया, 36 साल की, उसको सर में दर्द हो रहा था। वो बार बार अपने पति से कहती थी, उसका पियक्कड़ पति उसको पीटता था कि नहीं कुछ नहीं है, तुमको मरो चाहे जियो, जाओ अपना दिखाओ। कहीं ना कहीं महिलाओं अगर और किसी के साथ पुरुषों के होता तो वो जाके दिखाता ना। महिला डिपेंडेंट थी, वो दिखा नहीं सकती थी। जब दिखाने गई लोकल डॉक्टर को तो उसको लगा कि नहीं आँख की खराबी की वजह से है, लेकिन ये तो है उसका ससुर था, वो ले गया दिखाया, पता चला कि कैंसर है। अगर इसी तरह की ये रिपोर्ट बताती है कि अगर इसी तरह की लापरवाही
क्यों? क्योंकि महिलाओं की स्थिति समाज में कमज़ोर है। महिलाओं की स्थिति जब समाज में कमज़ोर रहेगी, याद रखिएगा, हाशिए पे जो वर्ग है उसके लिए स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, शिक्षा संबंधी समस्याएं या जो भी तरह की समस्याएं हैं, जितना हाशिए पे चलते जाएंगे उनके लिए उतनी समस्याएं गंभीर होती जाएगी। ठीक है, यही बात ये रिपोर्ट कहती है। क्या कहती है? महिलाएं, शक्ति और कैंसर की रिपोर्ट है कि 63% मौतों को बचाया जा सकता है अगर भारत में महिलाओं के जो कैंसर है उसके प्रति जागरूकता हो, उसके प्रति डायग्नोसिस हो, उसका पहले इलाज किया जा सके। साथ ही साथ अगर उचित समय पर उपचार हो जाए साथ में, तो 37% मौतों को भी बचाया जा सकता है। ठीक है, तो ये जब हम आंकड़ों के संदर्भ में देखते हैं तो जब 63% मानी भारत में महिलाओं से होने वाली लगभग 69 लाख मौतों को रोका जा सकता है और 40 लाख मौतों को इलाज के द्वारा बचाया जा सकता है। 69 लाख मौतों को प्रिवेंशन या डायग्नोसिस के अर्ली सिस्टम में रोका जा सकता है और 40.5 लाख लोगों का अगर जांच कर सको तो रोका जा सकता है। इसी आधार पे यह बताती है रिपोर्ट कि स्वास्थ्य देखभाल में लैंगिक अंतर है। यह रिपोर्ट कहती है कि पुरुष और महिला दोनों को देखकर देखा जाए तो ये स्पष्ट दिखाई देता है कि स्वास्थ्य क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति खराब है भारत में। और अगर हम इस पे ध्यान, और जो अभी स्थिति है वो बता रही कि सत्ता के केंद्र के भी महिलाएं नहीं हो रही हैं। वो अच्छी बात है कि आरक्षण हो रहा है, इसलिए तो इस तरह की चीज़ें लाई जाती हैं, कहीं ना अफर्मेटिव एक्शन। तो महिलाओं की स्थिति अभी भी बहुत अच्छी नहीं है। वो बता रही है कि स्वास्थ्य प्रणाली के साथ महिलाओं से जुड़ने की कमज़ोर स्थिति है और अभी सत्ता की स्थिति में भी होने की संभावना नहीं है। ऐसे में ये चुनौतियाँ बनी रहेंगी। इसके लिए रिपोर्ट तर्क क्या देती है? वो उदाहरण देती है कि जैसे महिलाओं के स्वास्थ्य के प्रति सामाजिक उदासीनता, जागरूकता की कमी, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल गुणवत्ता की विशेषता और कैंसर की रोकथाम, पहचान और देखभाल तक की उनकी पहुंच में कमी के कारण भारत में बहुत लाखों महिलाएं, तकरीबन 70 लाख महिलाएं जो है वो अनावश्यक जान दे रही हैं। उनको बचाया जा सकता है। कैसे? जागरूकता हो, थोड़ी सी हो, उनको अर्ली स्टेज पे ले जाया जाए। कई सारे ऐसे कैंसर हैं जिनका संक्रमण के द्वारा होता है, जिनको रोका जा सकता है, जैसे सर्वाइकल कैंसर। हालांकि सर्वावैक वैक्सीन आई है, HPV के कारण होता है ना। इसी तरह से हेपेटाइटिस B और C के कारण लीवर का कैंसर होता है। और महिलाओं को अगर जितने कैंसर होते हैं अगर उसमें देखा जाए तो स्तन कैंसर और सर्वाइकल कैंसर और डिम्ब कैंसर जो है 3 तरह के प्रमुख कैंसर है जिनकी वजह से उनकी मौत होती है। इसमें से ज़्यादातर का जो है आप शुरुआती चरण में, संक्रमण के चरण में आप बचा सकते हैं। ठीक है, अध्ययन भी बताया, जैसा मैं पहले ही डिस्कस कर दिया था कि नाला सोपारा का जो मामला बताया था, इसी तरह के मामले हर जगह है। तो ये रिपोर्ट कहती क्या है? ये रिपोर्ट कहती है कि क्या किया जाना चाहिए। ये रिपोर्ट सीधे सीधे कहती है कि कैंसर के प्रति नारीवादी फेमिनिस्ट दृष्टिकोण अपनाना पड़ेगा। जो हमारा कैंसर का इलाज है उसको महिलाओं के प्रति झुका हुआ बनाना पड़ेगा। हमें महिलाओं को जागरूक करना पड़ेगा। जैसे देखिए, इसमें टाटा मेमोरियल सेंटर मुंबई के कैंसर महामारी विज्ञान के उपनिदेशक डॉक्टर पंकज चतुर्वेदी कहते हैं कि शैक्षणिक और आर्थिक रूप से कमजोर और सशक्त महिलाओं के बीच जागरूकता महत्वपूर्ण है। इसी तरह से भारतीय महिलाओं में कैंसर के लिए संक्रमण का जो संक्रमण सबसे जोखिम कारण बना हुआ है, जैसे 23% मौतों के कारण, उससे बचाया जा सकता है, वैक्सीनेशन किया जा सकता है, उससे प्रिवेंशन किया जा सकता है। अर्ली एज में पता हो तो उसको बचाया जा सकता है, क्योंकि यही पंकज चतुर्वेदी जी कहते हैं कि ज़्यादातर महिलाएं जब हमारे पास आती हैं तो वो इस स्टेज में होती है कि उनको बचाया नहीं जा सकता है। तो कहीं ना कहीं ये रिपोर्ट बताती है कि इस तरह की रिपोर्ट आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आप एक एज ए प्रशासक के रूप में समझिए कि ये आपके उस टॉपिक में है जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें अधिकारों का मुद्दा है, जिसमें उस तरह की मुद्दा है। ये साइंस एंड टेक का मुद्दा नहीं, बीमारी का मुद्दा नहीं, ये स्वास्थ्य हेल्थ जो है उसका मुद्दा है और ये भी सामाजिक समस्याओं का मुद्दा है। इसलिए सामाजिक न्याय वाले मुद्दे में रखा हुआ है। ये यूपीएससी ने कितना सोच समझ के टॉपिक रखा है भारत की ज़रूरतों को। और ये भी जान लीजिए, जिस तरह की समस्याएं स्वास्थ्य क्षेत्र में जितने भी इंडिकेटर हैं, अगर हाशिए पे पड़े, यानी जो जितने कमज़ोर वर्गों की तरफ जाते जाएंगे, कहीं ना कहीं उनमें चुनौतियाँ बढ़ती जाएंगी। बुजुर्गों में जाएंगे, बढ़ जाएंगी, सोचेंगे अरे ठीक है, जो हल्का सा हुआ, अरे बच्चा है चलो दिखाओ, पुरुष है चलो दिखाओ, पढ़ा लिखा वर्ग है वो दिखा देगा, अनपढ़ है अरे ठीक है ठीक हो जाएगा, पता चला ठीक हो जाने के चक्कर में जान चली जाए। महिला है, जैसे वो बता रही थी
सर दर्द है, अरे जाओ खुद ही दिखा दो। डॉक्टर गया, कह रहे तुमको आँख की खराबी है, और पता चला कि अगर उसका सही इलाज हो जाता समय पे तो शायद वो कैंसर ही ना होता, या होता तो अर्ली स्टेज में वो डायग्नोसिस होकर वो ठीक हो जाता। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी समस्याओं को ये रिपोर्ट कहती है। जहाँ तक अगली रिपोर्ट है वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। पंजाब में जो है अभी कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है एनसीआर के लिए बनी है, उसमें उसने अपना कार्य योजना दिया है। उसमें उसने बताया है कि पिछले वर्ष की अपेक्षा इस साल वो अपने यहाँ जो प्रदूषण इस तरह की पराली जलाने के मामले में कम से कम 50% कटौती करेगा। इसके लिए वो जो कंबाइन मशीनें लाया है ना, क्रॉप रेजिडुअल मैनेजमेंट करेगा, उनकी कटिंग कर देगा ताकि उनका वहीं पे निपटार हो सके। और जो बाकी पुआल की चीज़ें हैं उनको ईंट भट्ठों में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। उनसे कंप्रेस्ड बायोगैस सीबीजी बनाया जाएगा, उनको बायोएथेनॉल बनाने के लिए उपयोग किया जाएगा। किसान उसको स्टोर करके उसको किसानों को दिया जा सकता है, पशुओं को खिलाने के लिए चारा के रूप में। उस पर जो है डिकम्पोजर का प्रयोग करके करीब 8000 एकड़ में डिकम्पोजर का प्रयोग करके उसका निपटान जल्दी किया जा सकता है। और साथ ही साथ इस समस्या को लेकर किसानों को जागरूक बनाने के लिए कई सारे जागरूकता कार्यक्रम जैसी चीज़ों को उसने बात कही है। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा थोड़ा जल्दी देख लेते हैं, क्योंकि बहुत छोटी सी न्यूज़ है, समझने की बात है। पंजाब सरकार ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग सिक्किम से 21 सितंबर को ये रिपोर्ट भेजी थी, व्याख्या की समीक्षा की। इसमें नवीनतम बैठक में पंजाब ने आयोग को वर्तमान धान कटाई सीजन के दौरान पराली जलाने की घटनाओं में महत्वपूर्ण कमी लाने के लिए राज्य कार्य योजना और जिला कार्य योजना भी दिया, और कहा कि हम प्रभावी ढंग से लागू करके सभी आवश्यक कदम और कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है इसने। ठीक है, कार्य योजना में क्या है, पिछले वर्ष की तुलना में 2023 के दौरान पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं में कम से कम 50% की कमी आएगी। और पिछले वर्ष जो 6 जिले हैं इनमें धान की पराली जलाने के मामलों को समाप्त करने का प्रयास किया गया है। ठीक है, और क्या किया गया है, मशीन के अलावा, जैसे मशीन कंबाइन मशीन होगा, उसके अलावा क्या किया जाएगा, ईंट भट्ठे से धान की पराली के बने गोला से 20% कोयले को अनिवार्य रूप से पंजाब में कर दिया गया है। जैव इथेनॉल संयंत्र लगाया जा रहा है, बायोमास आधारित बिजली गैस चलाई जा रही है, सीबीजी कंप्रेस्ड बायो नेचुरल गैस बनाया जा रहा है, कार्डबोर्ड बनाने का कारखाना है, और पुआल भंडारण के लिए भी अलग से पंजाब सरकार ने ज़मीन कर दी है। ठीक है, इस सब चीज़ों के साथ साथ क्या किया जाए, सरकार ने 8000 एकड़ धान क्षेत्र के लिए बायो डिकम्पोजर का इस्तेमाल करेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि पंजाब के किसानों को जागरूकता चलाने के लिए बहुत बड़े स्तर पे पंजाब सरकार इस तरह से वो उनको जागरूकता लाने के लिए कि उनको समझ में आए। और जो कुछ किसान, क्योंकि एक तरह से एक समस्या है ना, एक बिहेवियरल है, इस तरह की समस्या को फोर्सफुली नहीं किया जा सकता है। आप ये भी जान लीजिए, हमेशा एथिक्स में आता है, सोशल चेंज वाला जो एटीट्यूडल चेंज में आता है, उसमें सोशल इन्फ्लुएंस या सोशल बिहेवियर जो चेंज वाला आता है उसमें होता है कि धीरे धीरे। तो उनको जो अच्छे किसान हैं, जो बेहतर प्रयास कर रहे हैं, उनको सामने लाना है, उनको पुरस्कृत करना है। साथ ही में ये सारी चीज़ें जो पीछे वाली है, ये सारी चीज़ें जब होंगी तो उससे क्या होगा, जो किसानों को इससे कुछ आय भी मिलेगा, जागरूकता भी बढ़ेगी, और कुछ जो है हम तकनीकी प्रयोग करते हुए कहीं ना कहीं इस पराली की समस्या को सॉल्व करने का पंजाब ने किया है। और कहा है कि हम अपने यहाँ 6 जिलों में तो कोशिश करेंगे कि बिल्कुल समाप्त ही हो जाए, और ओवरऑल पूरे पंजाब में जो पराली की समस्या है उसमें 50% की हम कटौती करेंगे, जितना हमने पिछले साल हमारा हुआ था। तो कहीं ना कहीं ये अगर वो उनकी कार्य योजना अच्छी है, अब इस पर अगर वो युद्ध स्तर पे बोल रहे हैं कि हम युद्ध स्तर पे भी काम कर रहे हैं, तो हमारे पास कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि हम कोई अगर कह रहा है कि हम उसको न माने। और अगर ऐसा होता है तो निश्चित रूप से यह एनसीआर के क्षेत्र में जो अक्टूबर से लेके जो नवंबर दिसंबर के बीच में जो प्रदूषण की समस्या है उसमें काफ़ी राहत देने वाला होगा। ठीक है, चलिए आज का टुडे एनालिसिस समाप्त करते हैं। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, और उम्मीद है कि आप लोग अपनी तैयारी जारी रख रहे होंगे, और इस चीज़ को क्लास के साथ साथ जो अपना हैंड आउट है उसके साथ साथ अपने नोट्स भी बना रहे होंगे। हम उम्मीद ही कर सकते हैं, क्योंकि यही आपको सफलता दिलाता है, बाकी करना न करना आपको है। ठीक है, नमस्कार।